स्टूडेंट्स इस लेसन में हम प्रतिबंधित गति का अध्ययन करेंगे। प्रतिबंधित गति क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। कोई कण की गति पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हो एवं कण गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त किसी बाह्य बल से प्रभावित होकर एक विशेष वक्र में चलने को बाध्य होता है, तो ऐसी गति को हम प्रतिबंधित गति कहते हैं। मतलब ऐसी गति प्रतिबंधित गति कहलाएगी यदि उसमें गुरुत्वाकर्षण के अलावा अन्य एक और बाह्य बल हो जिससे प्रभावित होकर वो एक विशेष वक्र में चलने के लिए बाध्य हो जाए। ऐसी गति जो होगी वो आपकी प्रतिबंधित गति होगी। प्रतिबंधित गति का क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है, 1 नंबर का मतलब परिभाषा पूछी गई है 17-18 में, 13-14 में, ये 4 बार पूछी गई है। ऐसे उदाहरण है कि आप अगर एक डोरी की सिरे पर एक कण बांध देते हैं और उसे एक दूसरे सिरे पर बांध के उसे घुमाते हैं, तो इस तरह से जो वृत्तीय पथ में गति होगी वो प्रतिबंधित गति का उदाहरण होगा। और ये इसे हम सर्कुलर मोशन भी कहेंगे। दो है हमारे पास, एक तो साइक्लोइडल मोशन यानी चक्रीय गति होती है, और एक वर्तुल गति। हम दो का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्तुल गति का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम एक जनरल इक्वेशन लाते हैं जो प्रतिबंधित गति के लिए है, वो दोनों में लागू होगा, साइक्लोइडल मोशन में भी होगा और सर्कुलर में होगा। कैसे है कि हमारे पास एक वक्र है, जैसे ए से लेके बी तक, इस वक्र में कोई कण चलता है और किसी समय पी पर वो पी पर है, तो पी पर जो स्पर्श रेखा खींची हमने वो स्पर्श रेखा साई कोण बनाती है। पी से उस कण का भार mg नीचे की तरफ है, और ये स्पर्श रेखा की दिशा में जो बल होगा वो है आपका एम वी डीवी डी एस। ये आप जानते हो कि स्पर्श रेखा की दिशा में जो आपने त्वरण पढ़ा है वो होता है आपका डी टू एस डी टी टू, या हम उसे वी डीवी डी एस कहते हैं त्वरण, और उसे एम से गुणा करेंगे तो फोर्स हो जाता है वो। साथ ही आ, इसकी तरफ अविलंब की तरफ वो होता है आपका एम वी स्क्वायर अपॉन रो, ये एम वी स्क्वायर अपॉन रो। और राइट साइड में आपका होगा इधर एम वी स्क्वायर बटे रो की तरफ, दूसरी तरफ। मतलब ये आपका जो एम वी स्क्वायर बटे रो होता है वो होता है आपका ये भीतर की तरफ इस तरफ, और एम जी आपका नीचे की तरफ है, और आपका एम डी टी डी एस इस तरह इस रेखा की तरफ में बाहर की तरफ होता है। तो हम जो है इन बलों का वियोजन करेंगे, पी बिंदु पर बलों का वियोजन करेंगे। एम वी डी वी डी एस जो है आपका एम वी डी वी डी एस, ये जो इधर है इस तरफ हम एम जी का जो है घटक लेंगे। एम जी का जैसे आपको इस साई कोण है तो यहाँ 90 माइनस साई होगा, एम जी का घटक लेंगे हम। एम जी का घटक लेंगे तो एम जी कॉस 90 माइनस साई होगा, तो उसको हम कहेंगे अब ये आपका आएगा माइनस एम जी साइन साई, क्योंकि आपका एम बी डी बी डी एस जो है वो आपका उधर है राइट साइड में, और आपका जो एम जी साइन साई है वो आपका इधर है इस तरफ में। तो ये जो है नेगेटिव लेंगे हम। पी पर जो है आपका अभिलंबिक गति का समीकरण वो होगा आपका एम बी स्क्वायर बटे रो एम जी कोसाई, ये आपका है नीचे की तरफ होगा, इसका हम घटक लेंगे एम जी कोसाई का, तो वो आपका आएगा इस तरफ में। ये जो एम बी स्क्वायर बटे रो है उसकी दूसरी तरफ में एम जी कॉस साई जो है आपका इस तरफ आएगा, तो ये इसकी नेगेटिव है। और रिएक्शन आप इसी तरफ है, तो रिएक्शन हमारी एम बी स्क्वायर बटे रो की तरफ ही है, तो हम रिएक्शन इस तरफ, और माइनस आपका एम जी का जो घटक है इस तरफ आ जाएगा। तो आपका ये आपने लिख लिया एम जी कॉस साई। तो हमारे पास दो समीकरण आ गए, एक और दो ही। तो एक काम अगर समाकलन करेंगे तो इससे बनेगा हाफ एम बी स्क्वायर बराबर माइनस एम जी वाई, ये आपका है समीकरण एक। इसका हम समाकलन करेंगे, एम को हम अगर एम को यही रखते हैं, एम को नहीं काटे, तो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस एम जी, इस वाले से साइन साई की जगह हम रख लिया डी वाई डी एस। साइन साई की जगह होता है आपका डी वाई डी एस, तो हमने ये रख लिया, हमने समाकलन कर लिया। तो ये बन गया आपका हाफ एम बी स्क्वायर, दोनों तरफ से डी एस कट जाएगा आपका, ये आ जाएगा वी डी वी, तो वी स्क्वायर बटे दो यहाँ आ गया, और एम को हम बनाए रखेंगे। सी आपका आएगा, जब प्रारंभ में हम y बराबर बाई जीरो लें तो आपका v जो है प्रारंभिक वेग हम u मान लें, तो आपका आ जाएगा c का मान यहाँ हाफ एम यू स्क्वायर
और एम जी वाई जीरो को हम इधर ले आएंगे तो आपका प्लस एम जी वाई जीरो, इसको सी की जगह हम रखते हैं तो आपका आएगा हाफ एम जी स्क्वायर माइनस हाफ एम जी स्क्वायर बराबर माइनस एम जी वाई माइनस वाई जीरो। ये आपका एनर्जी इक्वेशन कहलाता है। ये आपका एनर्जी इक्वेशन है। इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा में, ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वाई बलों द्वारा किए गए कुल कार्य के बराबर है। ये देखो आपको, ये कार्य है एम जी वाई माइनस वाई जीरो, और ये आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है। तो इस समीकरण की सहायता से जो है हम किसी बिंदु पर वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो आप अब देखो वो क्या आएगा इसमें, आपका एम बी स्क्वायर बटे रो बराबर आर माइनस एम जी कोसाई यहाँ पर इसमें रख लेंगे। आर बराबर आपको मान तो एम स्क्वायर बटे रो प्लस एम जी कोसाई आपका यहाँ जुड़ जाएगा कोस एम जी एम बट्टे रो यू वी स्क्वायर मान हम यहाँ से रख देंगे। तो अब वी स्क्वायर हमने मान रखा ये यू स्क्वायर माइनस टू जी वाई माइनस वाई जीरो प्लस एम जी कोस साई, ये आपका आ जाएगा। इससे हम क्या रिएक्शन का मान निकाल सकते हैं। और वे वी स्क्वायर जो आपका हो गया वो माइनस रो जी कोस साई है। अब सर्कुलर मोशन जो क्या है वो जानेंगे हम। देखो अभी तक हमने एक जनरल इक्वेशन लाया, कोई भी कर्व हो सकता है, साइक्लॉइड भी हो सकता था और सर्किल भी हो सकता था। हम अब सर्किल का अध्ययन करेंगे। तो एम द्रव्यमान का एक कण है जो किसी चिकनी ऊर्ध्वाधर वृत्त के सबसे नीचे के बिंदु से ऐसे वेग से फेंका जाता है जो वृत्त के अंदर की ओर गमन करता है। हमने इस ए बिंदु से एक कण को फेंका नीचे बिंदु से, और वो कण जो है इस सर्किल के अंदर चलता है। तो हमें इसकी गति की विवेचना करनी है। इसका हम डिस्क्रिप्शन करें, मतलब वर्णन करते हैं। तो पहले आप देखें कि पी बिंदु पर जो कण है उसके लिए क्या होगा, एम जी जो भार है वो नीचे की तरफ होगा, रिएक्शन यहाँ पर लंबवत होगी, जो स्पर्श रेखा होगी उसकी लंबवत होगी। तो हम इस पर अगर बलों का वियोजन करते हैं तो ऊर्जा समीकरण हमने पढ़ा था, वो आपका होगा माइनस हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर बराबर माइनस एम जी ए एन। मतलब आप इस जो कण है उसने कितना हाइट चढ़ी है, तो वो आपकी ए एन यहाँ आ जाएगा। तो ए एन कैसे आएगा आपका, सर्कल की रेडियस अगर ये ओ पी ए है, हमने थीटा एंगल माना है इस ओ पर, तो आपका आ जाएगा अ, ये जो एन ओ है, एन ओ वो हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा। तो ए एन जो होगा वो ए में से ए कॉस थीटा को हटा देंगे, तो वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर माइनस टू जी ए माइनस कॉस ए कॉस थीटा। तो वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस टू ए जी कॉस थीटा। ये समीकरण जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन इसी पर आधारित होंगे, तो आप इसको याद रखेंगे। जो हमारा अंतिम वेग है वी स्क्वायर बराबर होगा आपको यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस टू ए जी कॉस थीटा। तो ये अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए, मतलब हमने जैसे प्रारंभिक वेग यू से फेंका, तो कण का किसी समय वेग जो वी स्क्वायर हो इससे ज्ञात होगा यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस टू ए जी कॉस थीटा। अब पी पर जो कण की अवलाम्य गति समीकरण है वो हमने जैसे बना ली, एम बी स्क्वायर रो, एम बी स्क्वायर रो का मान ए है तो एम बी स्क्वायर बटे ए आर माइनस एम जी कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो है हमें रिएक्शन याद करनी है, एम जी कॉस थीटा उधर ले आएंगे, एम कॉमन लिया बटे ए, तो यहाँ बन जाएगा वी स्क्वायर प्लस ए जी कॉस थीटा। अब वी स्क्वायर हम मान रख देंगे यहाँ से, तो मान क्या है यू स्क्वायर माइनस टू ए जी, और ए जी कॉस थीटा पहले से ही है, और एक ए जी यहाँ से आ जाएगा ए जी कॉस थीटा, तो आपका थ्री ए जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो रिएक्शन जो होती है हमारे वो होती है एम अपॉन ए यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस थ्री ए जी कॉस थीटा। हमारे पास दो समीकरण आ गए आपका, एक तो ये है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस टू ए जी कॉस थीटा, और रिएक्शन जो है हमारी वो हुई एम बटा ए यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस थ्री ए जी कॉस थीटा। एक और दो जो है सभी मानों के लिए क्रमशः कण का वेग और विरत की प्रतिक्रिया ज्ञात होती है। आर जो है आपका धनात्मक होना चाहिए तभी। अब जैसे जैसे थीटा का मान जीरो से बढ़कर पाई बढ़ता है, कॉस थीटा का मान एक से घटता जाता है और माइनस एक पर पहुंच जाता है। तो आप एक और दो से देखें कि वी तथा आर का न्यूनतम मान जो है वृत्त के सर्वोत्तम बिंदु बी पर होंगे। क्यों, कॉस थीटा का मान घटता जा रहा है, तो कॉस थीटा मान घटता जाएगा तो इसमें देखो ये जो टर्म है वो कम होती जाएगी, तो वी स्क्वायर भी घट रहा है और रिएक्शन भी घट रहे, आपके आर भी घट रहा है। तो सर्वोत्तम बिंदु यानी पाई बराबर जहां पर थीटा का मान पाई है, वहां पर बी पर जो है आपका वेग होगा वी स्क्वायर माइनस फोर ए जी, और रिएक्शन होगी एम अपॉन ए यू स्क्वायर माइनस फाइव ए जी। अब देखें वेग को बी पर, जो बी पर वेग है वो वास्तविक होने के लिए आपका ये हुआ कि यू स्क्वायर जो है आपका
4 AG से ज्यादा होना चाहिए, और रिएक्शन के धनात्मक होने के लिए 5 AG से बड़ा होना चाहिए यू स्क्वायर। तो हमारे केस फर्स्ट है, जब हमारे पास 5 AG से अधिक है यू स्क्वायर, तो सर्वोच्च बिंदु पर वेग वास्तविक होगा और वृत्त की प्रतिक्रिया भी धनात्मक होगी। इस स्थिति में जो है कण वृत्त के सर्वोच्च बिंदु बी पर पहुंच जाता है और फिर वृत्त पर पूरा चक्कर लगाएगा। ये कंडीशन आपकी आई हुई है। दो इस मतलब आप कितने वेग से फेंके कि वृत्त पर बिंदु चक्कर लगाए पूरा, ठीक है ना। तो ये आया हुआ है, हम अगर यू स्क्वायर हमारा 5 AG से अधिक होगा तो वो एक चक्कर लगाएगा और पूरा चक्कर लगाएगा और बी पर भी पहुंचेगा। जब आपका यू स्क्वायर 5 AG से छोटा है तब क्या होगा, तो देखो इसमें आर एम बी में से एक या दोनों थीटा के लिए किसी मान के लिए 0 पाई के मध्य विद्यमान है, मतलब आपका जो है शून्य हो सकते हैं आपके जीरो, ये मतलब आर और बी आपके दोनों। इस दिशा में का कर्ण वृत्त का पूरा चक्कर नहीं लगा सके, क्योंकि आप जो है 5 AG से अधिक होता है। अगर यू स्क्वायर आप 5 AG से अधिक है तब तो वो बी पर पहुंच जाता है, आर बी पर रिएक्शन ये है, क्योंकि उसका आर आर अगर धनात्मक रहती है तो वो कण जो है मतलब बी तक पहुंचेगा। अगर हमारे 5 AG से कम है यू स्क्वायर तो ये काल्पनिक होगी, यानी कण वहां पहुंचेगा नहीं, तो वहां जो है कण वृत्त को किसी न किसी बिंदु पर छोड़ देगा। तो इस दिशा में जो है कण का वृत्त को पूरा चक्कर नहीं लगाएगा, हम ये जानेंगे हाँ ऐसा होगा। तो हम पहले वाले में जहाँ वेग 0 हो जाता है, जैसे ये हम पहले वाले में देखें का वेग कहाँ 0 होगा उसमें, तो उसमें से निकालें नंबर एक समीकरण से, तो cos थीटा वन कौन सा होगा 2 AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 AG, तथा रिएक्शन जब कब 0 होगी थीटा बराबर थी टू, तो वो आ जाएगा cos थीटा टू 2 AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3 AG, ये आएगा यहाँ पे। तो देखो ये हमारे पास दो कोण है, cos थीटा वन 2 AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 AG, और ये 2 AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3 AG, जहाँ पर रिएक्शन 0 होती है और वहाँ वेग 0 होता है। तो जब कण वेग v r से पहले शून्य हो जाएगा, वेग जो है जब वेग v r से पहले शून्य हो जाएगा, तो इस स्थिति में मतलब वेग जो है v वो पहले शून्य होता है, तो आपका थीटा वन जो है कम होगा थीटा टू से, क्योंकि रिएक्शन का थीटा टू है तो वो आपको बड़ा होगा, मतलब रिएक्शन पहले बाद में जो है शून्य होती है। और कॉस कॉस में जो मान है वो कैसे होंगे आपके, कॉस में मान विपरीत होते हैं। थीटा वन के साथ अगर कॉस लगाएंगे तो कॉस थीटा वन बड़ा होगा कॉस थीटा टू से, तो आपको 2 AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 AG ये आपको बड़ा होगा इससे। तो इससे क्या आ गया आपका 6 AG माइनस यू स्क्वायर बड़ा होगा 4 AG माइनस 2 यू स्क्वायर से, तो आपका आएगा इससे यू स्क्वायर से बड़ा है 2 AG है, तो आपका यू स्क्वायर जब यू स्क्वायर आपका क्या 2 AG से छोटा होगा, तो इस स्थिति में आपका ये होगा। तो यू स्क्वायर अगर आप 2 AG से छोटा है तो आपका कॉस थीटा वन जो है 0 से बड़ा होगा कॉस थीटा वन, मतलब आपका कॉस थीटा वन 0 से बड़ा आएगा। यू स्क्वायर आपका 2 AG से छोटा है, यू स्क्वायर 2 AG से छोटा है ये यहाँ, तो इसमें कॉस थीटा वन आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा का मान 0 से पाई/2 तक होता है। कण के क्षैतिज व्यास के सिरे पर पहुंचने से पूर्व ही किसी बिंदु पर कण का जो वेग है वो शून्य हो जाता है, और क्षणिक भ्रावस्था आने के बाद वो नीचे की ओर वापस अपने पथ पर चल देगा। अब हम एक थीटा को माइनस थीटा रखें तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हमारे व्यास के दोनों तरफ कण की जो गति है वो एक जैसी होगी, ऑसिलेटरी होती है, दोलायमान होगी, मतलब जो बिंदु नीचे का बिंदु उसके दोनों तरफ। अब v और r आपके साथ साथ शून्य हो तो दोनों का मान बराबर होगा, तो इसमें स्थिति यू स्क्वायर बराबर 2 AG है, वो तो आपको थीटा वन cos थीटा टू बराबर दोनों की जगह 0 आ जाएगा, यानी थीटा वन थीटा टू बराबर पाई/2 हुआ। जो दर्शाता है कण क्षैतिज व्यास की सिरे तक पहुंचेगा तो तुरंत क्षणिक भ्रामावस्था में आ जाएगा, फिर वापस पूर्व के पथ पर ही गमन करने लग जाएगा, क्योंकि रिएक्शन 0 नहीं हुई है इसीलिए कण पथ को नहीं छोड़ेगा। तो वेग 0 हो गया तो वापस वो नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि उस वेग छोड़ना नहीं कण को पथ, क्योंकि रिएक्शन 0 नहीं है। परंतु यू स्क्वायर बराबर 2 AG, तो कण की गति क्षैतिज व्यास के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलायमान रहती है, और अगर 2 AG से यू स्क्वायर मान कम रहता है तो भी वो दोलायमान रहती है और मतलब क्षैतिज सिरे तक नहीं पहुंचता। यदि रिएक्शन और v से पहले शून्य हो जाएगी तो क्या होगा, तो आपका थीटा वन जो है वो बड़ा होगा और रिएक्शन का जो एंगल है थीटा टू वो छोटा होगा। इस स्थिति में आपका बनेगा cos थीटा वन छोटा होगा cos थीटा टू से, आपको ये आ जाएगा
और इस स्थिति में आपका यू स्क्वायर बनेगा 2AG से बड़ा। तो यू स्क्वायर जब 2AG से बड़ा होगा तो cos थीटा 2 आपका निगेटिव होगा। cos थीटा 2 है वो आपको नेगेटिव, थीटा 2 जो है पाई 2 से बड़ा होगा। अतः कर्ण क्षैतिज व्यास के से ऊपर भी जाएगा। और यदि आपका यू स्क्वायर जो है 5AG से छोटा है तो आपका क्या होगा, 2AG से लेके 5AG तो कर्ण वृत्त के उच्चतम बिंदु तक नहीं पहुंचेगा तथा क्षैतिज व्यास के ऊपर किसी बिंदु पर वृत्त को छोड़ देगा। क्योंकि इस समय कर्ण का समय वेग का जो v है वो शून्य नहीं होता है, कर्ण वृत्त को छोड़ने के उपरांत गुरुत्वाकर्षण अधीन पैराबोलिक मोशन पे मतलब पथ पे अनुसरण करेगा, मतलब परवलय पे चलेगा। कर्ण कर्ण जो है आपके सर्कल को छोड़ देगा, लेकिन उसमें वेग है तो वो एक गुरुत्वाकर्षण अधीन जो गति होती है वो पैराबोलिक होती है, तो पैराबोला में गति करेगा। तो 2AG से 5AG के बीच है तो कर्ण जो है वृत्त को क्षैतिज व्यास के ऊपर किसी बिंदु पर छोड़ देगा, गुरुत्वाकर्षण अधीन ही परवलयिक पथ में गमन करेगा। ठीक है, ये है आपके। अगर हम ऐसे अगर हम डोरी लें मतलब कर्ण के लिए, तो वृत्त के अंदर जैसे हम डोरी से बना हुआ है तो वृत्ति पथ में जो रिएक्शन है वो आपके रिएक्शन के आधार पर तनाव टी आएगा और कर्ण की जो गति है वो पहले वाली रहेगी। यदि कर्ण ट्यूब में चल रहा है, मन का मतलब आपके मन का ट्यूब में चल रहा है, तो उस समय प्रतिक्रिया दोनों ही तरफ हो सकती है, क्योंकि ट्यूब के अंदर कर्ण ऊपर की वाली साइड से भी लग सकता है और नीचे वाली भी लग सकता है, दोनों तरफ जो रिएक्शन है वो हो सकती है। इस तरह से ये गति की इनकी विवेचना हो जाएगी। और एक देखें आप, ये देखें तीसरी जो टिप्पणी है, मतलब ये कण जो है आर कभी भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि अगर तो ट्यूब में चल रहा है तो कण को मार को तो छोड़ेगा नहीं, तो रिएक्शन तो कभी शून्य नहीं होगी। अतः कण जो है सदैव वृत्तीय पथ में चलेगा। पूरे वृत्त के चक्कर के लिए इसमें केवल 4AG से बड़ा ही होना अनिवार्य है, क्योंकि आप ये देखें हमने क्या पढ़ा है कि रिएक्शन जीरो कब हो जाती है, 5AG 4AG मतलब 5AG से अधिक होना चाहिए। लेकिन जो है रिएक्शन तो इसमें जो ट्यूब में चल रहा था रिएक्शन जीरो होने की वाली नहीं है। ऊपर पहुंचने के लिए आपको वेग जो है वो कितना चाहिए, 4AG तक चाहिए। तो ये हमने पहले कंडीशन पढ़ा था कि बी पर पहुंचने के लिए वेग, जो बी पर वेग है वो आपका कब होता है, पहुंचने के लिए बी यूज कर जो है 4AG से अधिक हो। अब एक अगर कर्ण वृत्त को छोड़ देता है तो उसकी पैराबोलिक गति ही होती है, उसको हम जाने। यानी आपको 2AG से लेके यू स्क्वायर जो 5AG के बीच में है, तो आप ऐसे यहाँ पी पर पहुंच गए, यहाँ से कर्ण जो है यहाँ पैराबोला में चलेगा। हमने क्षैतिज से अल्फा कोण ले लिया, तो आपका POA, ये जो है POA है, ये हमने थीटा माना, ये वाला कोण ये। तो आपका cos थीटा जो बनेगा वो आपका क्या होगा, 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3AG। ये हमने माना है cos थीटा, क्योंकि रिएक्शन इसकी जीरो हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3AG। POB आपका जो है POB, ये इसको हम अल्फा माने, POB, तो आपका अल्फा क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा। तो cos अल्फा बराबर आपका cos पाई माइनस थीटा, तो माइनस cos थीटा आएगा। तो cos अल्फा आपका आ जाएगा, ये जो cos थीटा का नेगेटिव है, और यू स्क्वायर आप आगे आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2AG अपॉन 3AG। तो बेग जो वी स्क्वायर बराबर है आपका यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 2AG cos थीटा, इसमें हम रखेंगे यहाँ cos थीटा का मान, यहाँ से यू स्क्वायर माइनस 2A, मतलब ये आपका cos थीटा 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3AG, तो आपको ये आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2AG अपॉन 3। वी स्क्वायर आपका आ जाएगा, ये यहाँ यू स्क्वायर माइनस 2AG क्या रखना है आपको, यू स्क्वायर माइनस 2AG, ये रखना है 3AG cos अल्फा, तो 3AG cos अल्फा 3 से 3 कट जाएगा, AG cos अल्फा आपका वेग आ जाएगा। इस तरह से आप गति की विवेचना कर सकते हैं।